हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23 मार्च 2022 के। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 23 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के ऊपर जो है वो उसको स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग यहां पे आपके लिए कीवर्ड रहेगा, और ये स्टेट है हमारे पास केरला। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो नाम से पता लग रहा है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का मतलब है हमने फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर कार्बन को कम से कम जो है वो छोड़ना है इन्वायरमेंट के अंदर। मतलब हमने कार्बन एमिशन को कम करना है, कार्बन जो है वो इन्वायरमेंट में जा रहा है फार्मिंग के दौरान, वो हमने कम कर देना है। ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन है वो आप कह सकते हो कि मिट्टी के अंदर ही रहे, तो हम अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, अलग अलग तरह की फसलें करें हम टाइम पे। हम कई फार्मिंग मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न मेथड्स का यूज करें, पानी को स्टोर करने का यूज करें। हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज कर सकते हैं। हम जो है अलग अलग तरह के फार्मिंग मेथड, जैसे कि आप कह सकते हो नए ट्रैक्टर्स, नए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें, ड्रिप इरिगेशन का यूज करें, जिससे हम जो है वो कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं फार्मिंग के अंदर। और ऐसी पहली स्टेट बन गई है केरला जिसने एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। तो आप देख सकते हो केरला ऐसी पहली स्टेट है जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के ऊपर फोकस करेगी। और ये दो फेज में जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। पहले फेज में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो केरला का है वो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग जो है वो 13 अलग अलग तरह के फार्म्स में जो है ट्राइबल एरियाज के अंदर करने की कोशिश करेगा। मतलब एक आप कह सकते हो मॉडल बनाया जाएगा, 13 अलग अलग फार्म्स में ये की जाएगी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, और लोगों को करके दिखाया जाएगा। और दूसरे फेज में फिर इन्हीं 13 फार्म्स को मॉडल बना के लोगों को पेश किया जाएगा। और फिर सारी की सारी जो 140 सीट्स हैं यहाँ पे, मतलब जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पे इसको अप्लाई किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और इवन ये भी प्रोसेस में किया जा रहा है कि जो अलग अलग स्टेट फीड फार्म है, ये शुरुआत की जाएगी जो एलुवा में स्थित है केरला के अंदर, जो स्टेट फीड फार्म है उसको भी कार्बन न्यूट्रल फार्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। धीरे धीरे करके जितने भी सीड फार्म्स हैं उनको भी कार्बन न्यूट्रल फार्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। इवन जो 2022 और 23 का अभी केरला ने अपना बजट पेश किया है, उसमें कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए उन्होंने अलग से 6 करोड़ रुपए जो है वो निकाल के रखे हैं। तो इससे सॉइल का जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगा, आप कह सकते हो फसल जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और हम ये कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का भी हम जो है वो कम यूज करेंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। और ये स्टेट है हमारे पास केरला, और केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, नरसिंगपेटाई नागास्वरम एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है कौन सी स्टेट का जिसको रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है नरसिंगापेटाई, या इसको नारासिंगापेटाई भी कह सकते हैं, और पूरा नाम है नरसिंगापेटाई नागास्वरम। और ये दोस्तों तमिलनाडु से बिलोंग करता है, और क्योंकि इसको जो नरसिंगपेटाई गांव है तमिलनाडु का वो इसको बनाते हैं, इसलिए ये नाम वहीं से आया है। और ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, और इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये हाथ से बनाया जाने वाला एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है नरसिंगपेटाई, और इसको इसी गांव के लोग जो है वो बनाते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी लंबाई आप देख सकते हो बहुत ज्यादा, 2.5 फीट जो है ये लंबा इंस्ट्रूमेंट है। और ये नरसिंगाईपेटाई जो नागास्वरम हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हवा की मदद से चलता है। लाइक मुंह में आप देख सकते हो इसको डाल के फिर बजाया जाता है। और इसमें ऐसी लकड़ी का यूज होता है, खास करके आप कह सकते हो जो स्पेशल तमिलनाडु के एरिया में आपको मिलती है, और खास करके इस गांव में मिलती है। और वो लकड़ी का यूज किया जाता है जो कम से कम 100 साल पुरानी हो। मतलब बहुत ही इसमें टेक्निक चाहिए, बहुत ही अच्छी स्किल्स चाहिए जो लोग इसको बनाते हैं। तो जो आर्टिजन्स हैं जो इसको बनाते हैं नारासिंगापेटाई गांव के, उन्होंने ये स्किल्स जो है वो अपने बड़ों से सीखी हैं। उन्होंने अपने बड़ों से सीखी होगी, मतलब ये पुश्तैनी जो है वो चलता आ रहा है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफाइड स्किल चाहिए जो आप एक जनरेशन में नहीं सीख सकते, धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा। और ये उस गांव में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये लकड़ी एक्चुअली वहीं पे मिलती है, इसलिए ये वहां पे बनाया जाता है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब भी यही है कि ये उस लोकेशन की खासियत है कि ये वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स या वहां पे ये चीजें बनाई जाती हैं।
और इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा, आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल शेप है, और नीचे एक आप कह सकते हो बेल जैसा जो है वो आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही चौड़ा है यहाँ पे, और इससे जो नागा स्वरम की जो वॉल्यूम है और उसकी टोन है वो यहाँ से निकलती है। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों ने इसे देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा तो आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। और आप कह सकते हो कि ये मतलब एक ऐसे पेड़ से बनाई जाती है, ट्री अच्छा कहा जाता है उसको, तो ये इस गांव के लोग जो है वो बनाते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर ये पानी में भी डाल दोगे, वाटर रेसिस्टेंट है, मतलब इसमें पानी का भी इफेक्ट जो है वो नहीं होता, इतनी मजबूत लकड़ और इतनी मजबूत लकड़ी से इसको बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन सी स्टेट का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को मिला है, जिसका नाम है नरसिंगपेटाई नागा स्वरम, तमिलनाडु है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वन सिल्वर मेडल इन मेंस ट्रैप इवेंट इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप जो है वो हुआ कहाँ पे है। ये दोस्तों हुआ है साइप्रस के अंदर, याद रखना है कहाँ पे हुआ है, साइप्रस के अंदर। और ये टीम इवेंट हुआ था। टीम इवेंट के मतलब एक प्लेयर तो इसमें जीतेगा नहीं, टीम इवेंट का मतलब कुछ मेंबर्स की टीम होगी, कुछ प्लेयर्स की टीम होगी, तो उसमें एक नहीं 3 प्लेयर्स ने इस सिल्वर मेडल को जीता है। और ये 3 प्लेयर हैं पृथ्वीराज तोंडाईमन, दूसरे हैं जोरावर सिंह संधू, तीसरे हैं विवान कपूर। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो इंडियन ट्रायो मतलब 3 प्लेयर, एक पृथ्वीराज, एक जोरावर और एक हमारे पास विवान, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस ट्रैप इवेंट के अंदर, जो कि आप कह सकते हो शॉटगन का था। और ये 8 से लेके 19 मार्च के बीच में ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया है। कहां पे, साइप्रस के अंदर इसको खेला गया है। तो आप देख सकते हो इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग में 9th रैंक है, क्योंकि इंडिया ने एक सिल्वर मेडल जीता है, वो भी टीम इवेंट के अंदर। टोटल 350 एथलीट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग 50 कंट्रीज में जो ये प्लेयर्स बिलोंग करते थे। और ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप जो 2022 की हम बात कर रहे हैं। और इसमें पहला रैंक दोस्तों इटली का है, याद रख सकते हो इटली ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड इटली ने जीते हैं। इंडिया का रैंक 9th है, इंडिया ने कोई गोल्ड नहीं जीता, लेकिन एक सिल्वर मेडल जो है वो जरूर जीता है। और आपने याद रखना है, एज पर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से 11 मेंबर जो हैं, मतलब 11 प्लेयर जो हैं या 11 एथलीट जो हैं, वो इसके अंदर खेलने के लिए गए थे, जिसमें से हमारे पास सिल्वर मेडल जो है वो सामने आया है। तो याद रखना है कहाँ पे हुआ है, किसने जीता है और कौन सा मेडल जो है वो जीता गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना है जो नाटो की तरफ से स्टार्ट की गई है, और वो कहां पे हुई है। 2 चीजें बतानी है, तो नाम एक्सरसाइज का और वहां वो कहां पे की गई है। एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। आंसर क्या होगा, ए होगा। कहां पे की गई, नॉर्वे के अंदर। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज 14 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है और कल ये खत्म हो जाएगी, मतलब 1 अप्रैल 2022 को ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और ये नाटो की तरफ से की गई है, कहां पे की गई है, नॉर्वे के अंदर। तो आप देख सकते हो नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज नॉर्वे में स्टार्ट हुई, 30,000 ट्रूप्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और ये एक डिफेंसिव एक्सरसाइज है जिसमें 30,000 ट्रूप्स, 220 एयरक्राफ्ट, 50 वेसल्स या किश्तियां आप कह सकते हैं उसमें शामिल हुई, अलग अलग 27 कंट्रीज में से। और बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक तरह से टेस्टिंग है इस एक्सरसाइज के दौरान कि नॉर्वे जो है वो अलग अलग तरीके की, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो हम संभाल भी सकते हैं सारी कंट्रीज मिलकर जो नाटो की मेंबर्स हैं। क्योंकि नाटो का जो चार्टर है वो ये कहता है कि अगर नाटो मेंबर कंट्रीज में किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो वो बाकी सारी कंट्रीज उस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगी। तो वो नॉर्वे में किया गया कि कल को नॉर्वे के अगर ऊपर कोई अटैक होता है तो क्या बाकी कंट्री उसको सपोर्ट करके बचा सकते हैं। तो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है हर 2 साल के बाद। ये इसमें नेवी भी पार्टिसिपेट करती है, एयरफोर्स भी करती है, मिलिट्री भी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। और नॉर्वे के अलग अलग एरियाज में इसको करके देखा गया है, अभी हो रही है, कल खत्म होगी। इवन आर्कटिक सर्कल वाली साइड पे भी इसको करके जो है वो देखा गया है। और एक्सरसाइज जो है वो रशिया और यूक्रेन वॉर से पहले जो है वो प्लान की गई थी, लेकिन अब रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है तो उसके दौरान ये एक्सरसाइज आ गई है। तो ये देखा जा रहा है कि इसमें रशिया और बाकी कंट्री जो नाटो कंट्रीज हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा और बढ़ सकता है इसके कारण। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है जो कि 30 यूरोपियन यूनियन नेशंस आप कह सकते हो, यूरोपियन प्लस नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इसमें शामिल हैं। जो मेंबर कंट्रीज एग्री करती हैं म्यूचुअल डिफेंस के बारे में कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो सारी कंट्री जुट जाएंगी उसको बचाने के लिए या दूसरी कंट्री को खत्म करने के लिए। और नाटो का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है, कहाँ पे है, ब्रसल के अंदर। और साथ ही साथ इसके सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं इसके, जेंस स्टोल्टनबर्ग, याद रखोगे नाम, स्टोल्टनबर्ग ये नाम है नाटो के, पूछा जा सकता है क्योंकि नाटो न्यूज में रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
एक बुक लिखी गई है अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, किसके द्वारा लिखी गई है? स्टैटिक क्वेश्चन है, बुक का नाम याद रखें, अनफिल्ड बैरल्स। और ये बहुत ही फेमस इंडियन जर्नलिस्ट हैं और रिपोर्टर हैं हिंदू बिजनेस लाइन की, जिनका नाम है रीचा मिश्रा। उन्होंने इस बुक को लिखा है। अनफिल्ड बैरल नाम से पता लग रहा है ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ऑयल इंडस्ट्री से बुक रिलेटेड है। और देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत कवर पेज, और इसमें एक ऑयल रिफाइनरी का यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। और ये बुक ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया है, रीचा मिश्रा ने इसको लिखा है। और इस बुक के अंदर स्पेशली बताया है कि जो इंडिया का ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो कैसा है, उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं, कुछ डाटा बताया गया है, और हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से इंडिया अपना खुद का ऑयल और गैस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में जो है वो इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, और किस तरह से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी। तो ये नाम है अनफिल्ड बैरल्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन आर्मी इंजीनियर्स ने जो है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो बनाया है। वो वहाँ के जो जवान हैं उनके लिए बनाया है। कौन सी स्टेट में इसको बनाया गया? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्मी इंजीनियर्स की तरफ से इसको बनाया गया है, अपने जवानों के लिए बनाया गया। 3D प्रिंटेड हाउस का मतलब है वो मशीन की मदद से जो है वो उसको बनाया जाता है। और ये बनाया गया दोस्तों गुजरात में गांधीनगर के अंदर इसको बनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो इंडियन आर्मी जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है उन्होंने 2 घर जो है वो बनाए हैं, 3 हफ्तों के अंदर ही इसको बना दिया 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि पहली बार यूज हुई है गांधीनगर गुजरात के अंदर जवानों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एफर्ट्स का मेन मकसद यही है कि हम जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की जो अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट है, जो उनके घर बनाने की प्रक्रिया है, अब उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हम इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बना सकते हैं। और इसमें साथ लिया गया एक चेन्नई स्टार्टअप कंपनी है तवास्ता, उसका साथ जो है वो लिया गया। और हर घर जो है वो 700 स्क्वायर फीट एरिया में जो है वो बनाया गया, क्योंकि 2 घर बनाए गए अभी, ये डेमो बेसिस पे और भी बनाए जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक डिजिटाइज कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा रही है, मशीन की मदद से हम जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। और रिसेंटली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड सैनिटरी ब्लॉक्स भी बनाई हैं। याद रखना है 3D प्रिंटेड सैनिटरी ब्लॉक्स ये बनाई हैं। और ये दोस्तों 600 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बनाया गया, और ये कहाँ पे बनाया गया? जैसलमेर के अंदर, राजस्थान में। ये भी याद रखना है, ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड सैनिटरी ब्लॉक्स है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको स्लाइड से भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने पेमेंट एनालिटिक्स नाम से जो है वो एक मेथड जो है वो स्टार्ट किया है, या आप कह सकते हो एक टूल जो है वो स्टार्ट किया है, ताकि जो एमएसएमईज हैं वो अपने सिस्टम के बारे में जान सके, अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में जान सकें। और ये स्टार्ट किया है पेटीएम ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है 197 की कम्युनिकेशन की, ये पहला बार जो है वो पेटीएम एनालिट स्टार्ट किया है, जो कि पेटीएम पेमेंट गेटवे के द्वारा जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा। एक तरह का ये डाटा एनालिसिस फीचर जो है वो पेटीएम के सारे मर्चेंट्स को दिया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा पेटीएम जो है वो नहीं ले रहा। तो आप कह सकते हो ये अलग अलग मर्चेंट्स जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री से जुड़े हों उनके लिए सहायता प्रदान करेगा। इसमें 3 चीज़ें वो देंगे: पेमेंट सोर्स एनालिटिक्स, कस्टमर एनालिटिक्स और पेमेंट्स फ्लो एनालिटिक्स। मतलब इसमें आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि पेमेंट का सोर्स, कहाँ से पेमेंट आ रही है, वो पूरे महीने का या डेली का पूरा चार्ट दे सकते हो। पेमेंट फ्लो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। यूज़र रिटेंशन, कितने लोग जो है वो दोबारा दोबारा आपसे सामान खरीद रहे हैं। कस्टमर बिहेवियर कैसा है, वो भी आप वहाँ से सर्वे ले सकते हैं। पेमेंट सक्सेस रेट क्या रहा, कितने लोगों ने ट्रांजेक्शन की और कितनों की हो चुकी है, कितना टाइम लगा, और पेमेंट फेलियर के क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएगी, जिससे आप अपने कस्टमर फ्लो को इंक्रीज कर सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और ये पेटीएम की तरफ से इसलिए भी लॉन्च किया गया ताकि जो उनके पार्टनर्स मर्चेंट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बिजनेस जर्नी को सिंप्लीफाई किया जा सके। और इससे मर्चेंट्स जो हैं वो अपनी मर्चेंडाइज वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स दे सकते हैं डेली वाइज या मंथली वाइज, ताकि उनको आगे जाके हेल्प हो सके। तो याद रखना है पेटीएम पेमेंट एनालिटिक्स सिस्टम जो है वो पेटीएम की तरफ से स्टार्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है? सिंपल क्वेश्चन है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम वर्ड जो है वो याद रखना है। ये बेसिकली लॉन्च किया गया है डीबीएस बैंक की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो डीबीएस बैंक ने अनाउंस किया कि वो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए हैं, खास करके जो बिजनेसेस हैं जिनके बड़े बड़े, ताकि जो कंपनीज इन्वायरमेंट में कुछ पैसा लगाना चाहती हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव में ये पैसा लगाया जा सके। मतलब वो कॉर्पोरेट क्लाइंट जब डीबीएस बैंक के अंदर पैसा जमा करवाएंगे तो पैसा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया जाएगा, मतलब उन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा। और खास करके आप कह सकते हो ये बैंक का एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है, जिसमें ग्रीन डिपॉजिट जो है वो ग्रीन इंडस्ट्रीज या इनिशिएटिव्स में लगाए जाएंगे। जैसे कि आप कह सकते हो
वाटर इनिशिएटिव्स में लगा दिए जाएंगे, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में लगा दिए जाएंगे, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिए जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में लगाए जा सकते हैं। तो ये फंड जो है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के द्वारा यूज भी किया जा सकता है, या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इस फंड में अपनी हिस्सेदारी भी डाल सकते हैं, ताकि ये फंड जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है वो फोकस कर सके, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर सके। और डीबीएस बैंक की जो रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग जो एक टैगलाइन है उसके थ्रू इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है, सिंपल ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है वो डीबीएस बैंक ने स्टार्ट किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कॉफी टेबल बुक लिखी गई है द शील्ड कोविशील्ड। तो आपको नाम से पता लगा, कोविशील्ड मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको बनाया गया था, तो ये उसके बारे में बताती है। द शील्ड कोविशील्ड उसकी जर्नी के बारे में बताती है। ये बुक क्यों वेरी इंपॉर्टेंट में हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसको जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। तो आंसर यहाँ पे होगा प्रकाश कुमार सिंह, इन्होंने इस बुक को लिखा है। कौन है प्रकाश कुमार सिंह? ये दोस्तों डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स इन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आप देख सकते हैं अमित शाह जी इस बुक को रिलीज करते हुए, और ये वो बुक है कॉफी टेबल बुक, और इसमें स्पेशली ये बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जर्नी क्या रही है, किस तरह से वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बना है, और किस तरह से कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण किया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि किस तरह से कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल किए गए, क्या जर्नी रही, लैब से लोगों तक किस तरह से पहुंची, ये सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि कोविशील्ड का निर्माण जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है, साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सहयोग किया, और एक कंपनी है एक्स्ट्राजेनेका, उन्होंने भी इसके अंदर सपोर्ट किया। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक डाटा कहता है कि 150 करोड़ 150 करोड़ से ज़्यादा डोजेज जो है वो कोविशील्ड की इंडिया में लगाई जा चुकी हैं। और ऑथर ने स्पेशली ये बुक जो है वो डेडिकेट की है गवर्नमेंट को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम को, साइंटिस्ट को, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिन्होंने वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट हमने लगानी स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, तो उसको डेडिकेट किया जाता है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जरूर याद रखें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साइरस पूनावाला हैं, और सीईओ जो है वो आधार पूनावाला। आप देख सकते हो यहाँ पे आधार पूनावाला का चित्र जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहे आधार पूनावाला, और हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पे है, पूना के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, थीम क्या है वर्ल्ड वाटर डे 2022 का। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाटर डे की अगर हम बात करें, ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा हम पानी को बचा सकें और फ्रेश वाटर की इंपॉर्टेंस बता सके लोगों को, क्योंकि फ्रेश वाटर पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है। और इसका थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा चुका है उसको और ऊपर लेके आना है, इसी लक्ष्य के साथ हम 2022 का वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं। और इसमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि यार पूरे वर्ल्ड में 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ वाटर नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, इसलिए थीम जो है वो रखा गया है। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1993 में, याद रखना है 1993 में। थीम जरूर याद रखें, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नीति आयोग की तरफ से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो हैं वो 2021 के दिए गए। ये 75 वुमेन को दिए गए, मतलब 75 ऐसी औरतों को दिए गए जिन्होंने बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है आत्मनिर्भर बनने में या देश के अंदर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने में, जिसमें हम सशक्त बन सकें और समर्थ बन सकें। इसलिए लक्ष्य था सशक्त और समर्थ भारत। और 75 वुमेन को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को चुना गया है जिन्होंने देश के अंदर अपनी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया है। तो 75 वुमेन अचीवर्स इसमें चुने गए हैं सशक्त और समर्थ भारत स्ट्रॉन्ग और कैपेबल इंडिया कैंपेन के अंदर। और ये जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो चुने गए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीति आयोग की तरफ से स्टार्ट किया गया था, जिसमें सपोर्ट की जाएगी, प्रमोट किया जाएगा उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो इस्टेब्लिश हैं या जिनको थोड़ी सी सहायता चाहिए इस्टेब्लिश होने के लिए, तो उनको गाइडेंस, उनको असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें, उसको स्टार्ट कर सकें, उसको एक्सपैंड कर सकें। और वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है वो हर साल देने का एक इनिशिएटिव है नीति आयोग की तरफ से, और उन औरतों को ये सम्मान देते हैं, उन औरतों को सम्मान देते हैं जो कि चेंज मेकर्स रोल प्ले करती हैं, जो लीडरशिप का रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए याद रखना है आपने, टोटल 75 ऐसी औरतें हैं जिनको चुना गया है इस वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के लिए। आपने नाम किसी का भी याद नहीं रखना। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। एन बीरेन सिंह जी जो हैं वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बन गए, दूसरी बार मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बने हैं लगातार, और इनको ऑफिस में ओथ जो दिलाई वो गवर्नर ने दिलाई। और गवर्नर कौन है मणिपुर के? ला गणेशन जी हैं, याद रखोगे कौन है? ला गणेशन जी।
और ये 12th चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, ये याद रखना है। अगर हम रेपिटेशन को अलाउड ना करें तो ये 12th चीफ मिनिस्टर बनेंगे मणिपुर के। और बीजेपी ने रिसेंटली टोटल 60 सीट्स में से 32 सीट्स जो हैं वो बीजेपी ने जीत ली थी मणिपुर के अंदर। और इसमें टोटल 5 जो लेजिस्लेटिव एमएलए हैं, और इन 5 एमएलए में 4 जो हैं वो बीजेपी के हैं, एक नागा पीपल फ्रंट के हैं, तो उन्होंने भी एज ए मिनिस्टर जो है वो ओथ ली है। तो याद रखना है, एन बीरेन सिंह जो वो दूसरी बार लगातार जो है चीफ मिनिस्टर बन गए मणिपुर के। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि नेशनल एड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाएगा। अदरवाइज इसका टाइम पीरियड जो है वो 1 अप्रैल 2021 को खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है 2026 तक, मतलब 31 मार्च 2026 तक। तो इसमें सरकार ने कहा है कि हम टोटल और खर्चा करेंगे, 15,471 करोड़ रुपए जो है वो हम और खर्च करेंगे, और ये 2026 तक बढ़ा दी गई है मार्च तक। और इसके 4 फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 5th फेज जो है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुका है, और जिसका लक्ष्य ये रखा गया था कि हमने इसको बिल्कुल खत्म कर देना है 2030 तक। अब फिर से 5वां फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। 5वें फेज के अंदर फिर से इन्होंने कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3.3 नंबर है हमारा, उसमें HIV एड्स को हमने खत्म करना है, और पब्लिक हेल्थ को हमने महत्वता देके उसको आगे बढ़ा के उसको प्रिवेंट करना है, HIV एड्स को उसको डिटेक्ट करना है, और उसके ट्रीटमेंट सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है 2030 तक। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू हमने पूरा करना है। तो याद रखना है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, नेशनल एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम अब 2026 तक चलेगा। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है कि आरबीआई ने एक लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का, जो कि कहाँ पे स्थित है, कानपुर यूपी का। आपने यही याद रखना है कि कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करता है। इसमें जो 56 सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये बैंक पूरी करने में फेल रहा, जिसके कारण जो है इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और ना तो इनके पास एडिक्वेट कैपिटल है, ना ही अर्निंग है, जिसके कारण इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन चुके हैं, 807 गोल जो है वो उनके हो चुके हैं। ये रिकॉर्ड पहले एक एस्ट्रोचेज प्लेयर थे जिनका नाम था जोसेफ, क्या नाम था जिनका, जोसेफ बिकैन। तो ये एक एस्ट्रोचेज प्लेयर थे जिन्होंने 805 गोल जो है वो किए थे 1931 से लेकर 1955 तक। लेकिन 807 गोल हो गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, क्योंकि रिसेंटली इंग्लिश प्रीमियर लीग जो चल रही है 2022 की, उसमें इन्होंने 3 गोल कर दिए, तो इनके 800 जो हैं वो 7 हो चुके हैं। तो याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड प्लेयर हैं, तो उन्होंने इस रिकॉर्ड को हासिल किया है। फ्लिपकार्ट का जो फोन पे प्लेटफॉर्म है, उन्होंने 100% स्टेक जो है वो गिग इंडिया का खरीद लिया है। फोन पे जो कि एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट की, उन्होंने 100% स्टेक गिग इंडिया का खरीदा। गिग इंडिया जो है वो एक फ्रीलांस नेटवर्क है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और आपने फोन पे के बारे में याद रखना है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। समीर निगम जो हैं वो इसके CEO हैं, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। एक्स प्राइम मिनिस्टर माली, उनका देहांत हो गया है। अपने नाम जो है वो जरूर याद रखना है, नाम है उनका सोमेलो बॉबाई मेगा। एक बार पढ़ जरूर लें ताकि आपको याद रहे। और ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं माली के 2 साल के लिए, 2017 से लेकर 2019 तक। नेक्स्ट, फिच ने इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए कम कर दी है। पहले 10.3 उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, लेकिन अब उन्होंने प्रेडिक्ट की है 8.5%। तो टोटल आप देख सकते हो 1.8% का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला। और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है, तो इसलिए ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। इवन फाइनेंशियल ईयर 22 का उन्होंने ग्रोथ रेट बढ़ा दिया है। पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 8.1%, लेकिन अब उन्होंने कहा कि 8.7% इंडिया ग्रो करेगा, मतलब 0.6% जो है वो बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्लीप डे 18 मार्च को मनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारा दिन सोना है, ये उसको प्रेरित करता है। वर्ल्ड स्लीप डे का मेन मकसद यही है कि स्लीप मतलब नींद से जुड़े हुए जो रोग हैं उनको अवेयर किया जाए लोगों को, कि किस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है। रात को जो आप मेडिसिन लेते हो सोते वक्त, तो मतलब उसको किस तरह से आपने लेना है या किस तरह से आपने उसको यूटिलाइज करना है, उसके बारे में बताया जा सके। एजुकेशन दी जा सके सोने के एस्पेक्ट के बारे में, कि कितने घंटे सोना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए, कौन से पोस्चर में सोना चाहिए, हर तरह की चीज के बारे में इसमें बताया जाता है जो कि नींद से जुड़ी हुई है। और ये हर साल जो है वो 18 मार्च को नहीं मनाया जाता दोस्तों, ये हर साल लास्ट फ्राइडे को मनाया जाता है, या आप कह सकते हो कि उस फ्राइडे को मनाया जाता है जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स से पहले आता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब है उस दिन जो सन की रेज होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। और इस बार वो 20 मार्च को था, तो 20 मार्च से पहले वाला फ्राइडे कब आया, 18 मार्च को। तो इसलिए कब मनाया गया, 18 मार्च को। और इसका स्लोगन क्या रहा, क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड
और हैप्पी वर्ल्ड, क्योंकि अगर नींद अच्छी पूरी होगी तो आपका दिमाग अच्छे से चलेगा और आप भी खुश रहोगे। तो ये कैंपेन के साथ इसको आगे बढ़ाया गया। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 22 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था? बहुत ही सिंपल था, इनमें से कौन सा G7 का मेंबर नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए G7 ग्रुप के बारे में। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। ये एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक बात याद रखनी है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर है, और इसके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग है मेंबर कंट्रीज के लिए। G7 का मतलब है 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशन। वो कौन कौन से हैं? फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, इसमें जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कनाडा है। तो क्लियर हो रहा है कि इसका रशिया हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि G7 एक कंट्री ऐड होने के बाद G8 बन जाता है, और ये एक कंट्री रशिया ही थी दोस्तों जब ऐड हुई थी 1997 में। लेकिन 2014 में रशिया को एलिमिनेट कर दिया गया था, क्योंकि उसने यूक्रेन का क्रीमिया एरिया जो है वो कब्जे में कर लिया था। तो रशिया को G8 ग्रुप से निकाल के दोबारा से इस ग्रुप का नाम G7 कर दिया गया। तो रशिया G7 का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ काउंसिल मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स, जिनको काउंसिल मेंबर्स कहा जाता है, कौन सा इसमें से वो नहीं है? तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, लेकिन यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर किया करो, और आप हमेशा खुश रहें। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहो स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।